संविधान के संशोधनों के एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। नमस्ते अंजलि। 1951 से लेकर 2023 तक हमारे संविधान में 106 बार बदलाव हुए हैं। और ये सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं है अंजलि, ये हमारे देश के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास की एक तरह से पूरी कहानी है। बिल्कुल तैयार हो राजीव सर। मैं ये समझने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि हमारा संविधान कैसे समय के साथ बदला है। बहुत बढ़िया। चलो तो फिर पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। ठीक है सर। तो ये है हमारी पहली स्लाइड अंजलि, जो इस पूरे सफर की नींव रखती है। जी। देखो अंजलि, इस स्लाइड पर एक खूबसूरत 3D इमेज है। बीच में भारतीय संविधान की एक मोटी किताब रखी है जिस पर अशोक स्तंभ बना है। हाँ, दिख रहा है। और एक सुनहरी कलम उस पर कुछ लिख रही है जिससे सुनहरी चमक निकल रही है। अच्छा, स्लाइड का शीर्षक है संविधान संशोधन, एक महाकाव्य। हाँ, ये बताता है कि 1951 से लेकर 2023 तक की ये यात्रा भारत के बदलाव का इतिहास है, सामाजिक न्याय से लेकर राजनीति और देश की सीमाओं तक। सर, इसमें लिखा है कुल 106 संशोधन। इसका मतलब तो ये हुआ कि औसतन हर साल एक से ज्यादा संशोधन हुए हैं। बिल्कुल सही पकड़ा अंजलि। और मजे की बात यह है कि पहला संशोधन 1951 में ही हो गया था, संविधान लागू होने के बस एक साल बाद। सर, मेरा एक सवाल है, संविधान को जीवंत क्यों कहा गया है? इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है अंजलि। जीवंत का मतलब है जो स्थिर या पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे हम समय के साथ बदलते हैं, वैसे ही हमारा संविधान भी देश की जरूरतों के हिसाब से बदलता है, विकसित होता है। अच्छा, समझ गई। सर, इस स्लाइड पर कोई एग्जाम अलर्ट नहीं है। हाँ, ये एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कुल 106 संशोधन 2023 तक हो चुके हैं और पहला 1951 में हुआ था। ये बेसिक फैक्ट्स अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है सर। चलो अंजलि, अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो हमें संशोधनों की शुरुआत में ले जाएगी। जी सर। इस स्लाइड पर देखो, एक बड़ी सी लोहे की तिजोरी खुली हुई है और उसके अंदर भूमि सुधार मतलब लैंड रिफॉर्म लिखे हुए कागजों का बंडल रखा है। एक तिजोरी? हाँ, ये विजुअल दिखाता है कि कैसे भूमि सुधार कानूनों को कानूनी चुनौतियों से बचाने के लिए एक संवैधानिक तिजोरी बनाई गई थी। अच्छा। यहाँ कहानी शुरू होती है 1951 में। पहला टकराव जमीन वर्सेस कोर्ट से। नेहरू सरकार जमींदारी खत्म करना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में था, उसका हवाला देकर इसे रोक दिया। तो सरकार ने क्या किया सर? यहीं पर पहला संशोधन हुआ अंजलि। 1951 में सरकार ने 9वीं अनुसूची बनाई, जो इस तिजोरी की तरह थी। मतलब इसमें डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। बाद में चौथे और 17वें संशोधन से और भी भूमि सुधार कानून इसमें डाल दिए गए। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून डालकर उसे कोर्ट की पहुंच से दूर कर सकती थी। क्या ये शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता? तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है अंजलि, और शुरुआत में ऐसा ही था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 के बाद इस अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की समीक्षा हो सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। सर, यहाँ एक लाल रंग का एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ अंजलि, इसे ध्यान से देखो। इसमें लिखा है 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। यह न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए थी। यह परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, याद रहेगा। बहुत अच्छे अंजलि। अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो भारत के नक्शे से जुड़ी है। ओके। इस स्लाइड पर भारत का एक 3D नक्शा है, जिसमें से कुछ राज्य अलग होकर चमक रहे हैं। यह दिखाता है कि कैसे समय के साथ भारत की आंतरिक सीमाएं बदली, नए राज्य बने और कुछ क्षेत्र भारत में शामिल हुए। इसका शीर्षक है भारत का बदलता नक्शा। बिल्कुल। 7वें संशोधन जो 1956 में हुआ, उसने राज्यों की ABC श्रेणी खत्म करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और सर, इसमें गोवा, पुडुचेरी और सिक्किम का भी जिक्र है। हाँ, 10वें, 12वें और 14वें संशोधन से दादरा नगर हवेली, गोवा और पुडुचेरी भारत में शामिल हुए, और 35वें और 36वें संशोधन से सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। 69वें संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। सर, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का फैसला क्यों लिया गया? क्या इससे कोई समस्या नहीं हुई? ये एक बड़ा और जरूरी कदम था अंजलि। लोगों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया। शुरुआत में चिंता थी कि इससे देश टूट सकता है, लेकिन इसने भारत की एकता को और मजबूत किया। सर, एग्जाम अलर्ट, 7वां संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग
मतलब फजल अली कमीशन की सिफारिश पर आधारित था। एकदम सही अंजलि। ये अक्सर पूछा जाता है कि किस कमीशन की सिफारिश पर भाषाई राज्यों का गठन हुआ। नाम याद रखना, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, ठीक है सर। अगली स्लाइड देखो। जी। यहाँ एक पुराना विंटेज स्टाइल का माइक्रोफोन है जिसके चारों ओर देवनागरी के अक्षर चमक रहे हैं। ये हमारी भाषाओं की आवाज और पहचान का प्रतीक है जिन्हें संविधान में जगह मिली। ये स्लाइड है भाषा और पहचान के बारे में। हाँ, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी, लेकिन आज 22 हैं। वाह, तो बाकी भाषाएं संशोधनों से जुड़ी गईं, जैसे 21वें संशोधन से सिंधी, 71वें से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92वें संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। देखो, याद रखने के लिए शॉर्टकट भी दिए हैं। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी के लिए नमक, हाँ। और बाकी 4 के लिए BDMS। सर, 8वीं अनुसूची में शामिल होने से किसी भाषा को क्या फायदा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है अंजलि। इससे उस भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, उसे सरकारी कामों में बढ़ावा दिया जाता है और सिविल सेवा परीक्षा जैसे राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम्स में छात्र उस भाषा को माध्यम के रूप में चुन सकते हैं। सर, इसमें भी एग्जाम अलर्ट है। 92वें संशोधन द्वारा 4 नई भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे कुल संख्या 22 हो गई। बिल्कुल अंजलि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ये सवाल आता है कि सबसे आखिर में कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं और किस संशोधन से। ठीक है सर। अंजलि, अब हम भारतीय लोकतंत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद दौर की बात करेंगे। अगली स्लाइड पर चलो। जी। देखो, इस स्लाइड पर एक जज का हथौड़ा है जो एक पत्थर के ब्लॉक को तोड़ रहा है। ये इमरजेंसी के दौरान न्यायपालिका और संवैधानिक सिद्धांतों पर हुए प्रहार को दर्शाता है। तो ये 42वां संशोधन है, 1976 वाला। हाँ। जिसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने इसे पास किया था। सर, इसमें तो बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए थे। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। हाँ, और सबसे बड़ा बदलाव था कि कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीन ली गई और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। सर, न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीनने का असल में क्या मतलब था? इसका मतलब था कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को कोर्ट में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी कि वह असंवैधानिक है। एक तरह से इसने संसद को सर्वोच्च बना दिया था अंजलि। सर, एग्जाम अलर्ट में लिखा है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और इसने मूल कर्तव्य भी जोड़े थे। शाबाश अंजलि, ये दोनों ही पॉइंट परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। और ये भी याद रखना कि मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है सर। 42वें संशोधन के बाद जो स्थिति बनी उसे सुधारना भी जरूरी था। चलो अगली स्लाइड में देखते हैं यह कैसे हुआ। जी। इस स्लाइड पर न्याय का तराजू है जो बिल्कुल संतुलित है। ये 42वें संशोधन द्वारा बिगाड़े गए संतुलन को फिर से स्थापित करने का प्रतीक है। तो ये 44वां संशोधन है? बिल्कुल, 44वां संशोधन 1978। इमरजेंसी के बाद आई जनता पार्टी सरकार ने 42वें संशोधन के कई विवादित प्रावधानों को पलट दिया। अच्छा, तो इसमें इमरजेंसी लगाने के आधार आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया। हाँ अंजलि, और एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच दिया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 मतलब जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार को इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। सर, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से क्यों हटाया गया? ये इसलिए किया गया अंजलि क्योंकि भूमि सुधार और अन्य विकास कार्यों में ये अधिकार बार बार बाधा बन रहा था, जैसा हमने पहली स्लाइड में देखा था। इसे कानूनी अधिकार बनाने से सरकार के लिए विकास कार्य करना आसान हो गया, जबकि नागरिकों का अधिकार पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ। सर, एग्जाम अलर्ट, 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति दी। बहुत बढ़िया अंजलि, ये 42वें संशोधन का सीधा सुधार था जिसने राष्ट्रपति को सिर्फ एक रबर स्टैंप बना दिया था। ये राष्ट्रपति की विवेक शक्ति को थोड़ा वापस लाता है। समझ गई सर। चलो अंजलि, अब राजनीति के एक और पहलू पर नजर डालते हैं। अगली स्लाइड पर आओ। जी। यहाँ देखो, शतरंज के 2 घोड़े हैं, एक सफेद एक काला, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक बाड़ के पीछे हैं। ये क्या दिखाता है सर? ये आया राम गया राम की राजनीति यानी दल बदल को रोकने के लिए बनाए गए कानून का प्रतीक है। अच्छा, दल बदल विरोधी कानून। हाँ,
52वें संशोधन 1985 से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पार्टी बदलने पर सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। और 91वें संशोधन 2003 ने इसे और सख्त बना दिया सर। इसमें लिखा है कि मंत्री परिषद का आकार कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। सर, ये 15% वाली सीमा क्यों लगाई गई? इसका दलबदल से क्या संबंध है? अब बहुत अच्छा कनेक्शन ढूंढा अंजलि। कई बार विधायकों को पार्टी बदलने के लिए मंत्री पद का लालच दिया जाता था। इस सीमा को लगाने से दल बदल को प्रोत्साहित करने के लिए बांटे जा सकने वाले मंत्री पदों की संख्या सीमित हो गई, जिससे इस प्रथा पर रोक लगी। एग्जाम अलर्ट, 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 91वें संशोधन ने दल बदल को और सख्त किया। बिल्कुल अंजलि, ये दोनों संशोधन और 10वीं अनुसूची तीनों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है सर। अंजलि, अब तक हमने केंद्र और राज्य स्तर के बदलाव देखे। अब लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने की बात करते हैं। अगली स्लाइड देखो। जी। इस स्लाइड में एक बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और एक छोटे से घर को घेरे हुए हैं। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का प्रतीक है, यानी पंचायती राज। ये है गांव और शहर अपनी सरकार। हाँ, 1992, 73वें और 74वें संशोधन ने लोकतंत्र को दिल्ली से गांवों और शहरों तक पहुंचाया। 73वें संशोधन से पंचायती राज को और 74वें संशोधन से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है ना सर? एकदम सही अंजलि। और एक क्रांतिकारी कदम यह था कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गईं, जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले और बाद में क्या फर्क आया सर? संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले अंजलि, पंचायतों और नगर पालिकाओं का गठन राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर था। वो कभी चुनाव कराती थीं, कभी नहीं। दर्जा मिलने के बाद नियमित चुनाव कराना और उन्हें शक्तियां और फंड देना अनिवार्य हो गया। सर, एग्जाम अलर्ट, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय हैं और 12वीं में नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय। हाँ अंजलि, ये विषयों की संख्या अक्सर मैच द कॉलम या सीधे सवालों में पूछी जाती है, इसे जरूर याद रखना। 29 और 18। ठीक है सर। चलो अंजलि, अब देश के युवाओं से जुड़े 2 बड़े संशोधनों पर बात करते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। यहाँ एक तरफ एक बैलेट बॉक्स है जिस पर 18+ लिखा है, और दूसरी तरफ एक स्कूल की स्लेट है जिस पर 21A लिखा है। ये तो वोट का अधिकार और शिक्षा का अधिकार है। बिल्कुल, ये युवाओं को मिले 2 बड़े अधिकारों को दर्शाता है। 61वें संशोधन 1989 ने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, इससे देश के करोड़ों युवा लोकतंत्र में भागीदार बन गए। और दूसरा? और सर, 86वां संशोधन 2002 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। हाँ अंजलि, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। साथ ही 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो माता पिता की जिम्मेदारी तय करता है। सर, वोट देने की उम्र 21 से 18 क्यों की गई? इसके पीछे क्या सोच थी? इसके पीछे सोच ये थी अंजलि कि अगर 18 साल का युवा देश के लिए अन्य सभी जिम्मेदारियां निभा सकता है, अनुबंध कर सकता है, तो उसे अपनी सरकार चुनने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? ये युवाओं पर विश्वास दिखाने का एक तरीका था। सर, इसका एग्जाम अलर्ट बहुत दिलचस्प है। 86वें संशोधन ने संविधान में 3 जगह बदलाव किए: मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। बहुत ही बढ़िया पॉइंट पकड़ा है अंजलि। ये एक यूनिक संशोधन है जिसने संविधान के 3 अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित किया। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर, ये वाकई यूनिक है। अंजलि, अब हम सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाली संस्थाओं के विकास को देखेंगे। अगली स्लाइड पर चलो। जी। इस स्लाइड पर एक बड़ी सी ढाल है जो 3 धातुओं कांस्य, चांदी और सोने से बनी है। ये समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर SC, ST और OBC के अधिकारों की रक्षा के लिए बने आयोगों का प्रतीक है। अच्छा। पहले सिर्फ एक विशेष अधिकारी होता था। 65वें संशोधन 1990 ने एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय SC, ST आयोग बनाया। फिर 79वें संशोधन 2003 ने इस आयोग को 2 भागों में बांट दिया: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। बिल्कुल। और हाल ही में 102वें संशोधन 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे उसकी शक्तियां बहुत बढ़ गईं। सर, किसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने का क्या मतलब होता है? ये एक सामान्य आयोग से कैसे अलग है? देखो अंजलि,
संवैधानिक दर्जा मिलने का मतलब है कि आयोग की स्थापना सीधे संविधान के अनुच्छेद के तहत होती है, ना कि सिर्फ संसद के एक कानून द्वारा। इससे आयोग को ज्यादा स्वायत्ता और शक्तियां मिलती हैं और उसे हटाना भी मुश्किल हो जाता है। उसकी स्थिति ज्यादा मजबूत हो जाती है। सर, एग्जाम अलर्ट। 105वें संशोधन 2021 ने राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार वापस दिया। हाँ अंजलि, ये एक बहुत ही हालिया और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ये अधिकार राज्य से छिन गया था, जिसे इस संशोधन के द्वारा बहाल किया गया। अच्छा, ये तो काफी नया है। चलो अंजलि, सामाजिक न्याय से ही जुड़े एक और महत्वपूर्ण विषय आरक्षण पर बात करते हैं। अगली स्लाइड देखो। जी सर। यहाँ एक रेत घड़ी है जो समय को दर्शाती है और उसके बगल में एक सीढ़ी है जो तरक्की का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे आरक्षण को समय समय पर बढ़ाया गया है और उसके दायरे का विस्तार हुआ है। ठीक है। SC/ST के लिए राजनीतिक आरक्षण, जो शुरू में 10 साल के लिए था, उसे 8वें, 23वें, 45वें और अन्य संशोधनों के द्वारा हर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है। और इसमें प्रमोशन में आरक्षण, जो 77वां संशोधन था, और बैकलॉग रिक्तियों को 50% की सीमा से बाहर रखने वाला 81वां संशोधन जैसे प्रावधान भी जोड़े गए सर। हाँ, सर, परिणामिक वरिष्ठता या कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है अंजलि कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण का लाभ लेकर अपने सीनियर, जो सामान्य वर्ग से है, से पहले प्रमोट हो जाता है, तो वह अगली प्रमोशन के लिए भी अपने उस मूल सीनियर से सीनियर ही माना जाएगा। एग्जाम अलर्ट। सर, 104वें संशोधन 2019 ने SC/ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया, पर एंग्लो इंडियन मनोनयन खत्म कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंजलि। इसने दो काम किए, एक को बढ़ाया और दूसरे को खत्म कर दिया। ये परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। जी सर, ये ध्यान रखूंगी। सामाजिक न्याय से अब देश की अर्थव्यवस्था पर हुए सबसे बड़े सुधार की ओर बढ़ते हैं अंजलि। अगली स्लाइड देखो। जी। इस स्लाइड पर सोने के सिक्कों का एक चमकता हुआ ढेर है, जो देश की अर्थव्यवस्था और टैक्स प्रणाली का प्रतीक है। ये एक देश एक टैक्स की अवधारणा को दिखाता है। ये तो GST है। हाँ, यह है 101वां संशोधन 2016, जिसने वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया। इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है। इसने कई सारे अलग अलग टैक्स खत्म करके एक टैक्स सिस्टम बनाया है ना सर? हाँ अंजलि, और GST काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर टैक्स की दरें तय करते हैं। ये सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। सर, सहकारी संघवाद क्या होता है? इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग से काम करती हैं, ना कि अलग अलग या एक दूसरे के खिलाफ। GST काउंसिल में दोनों को मिलकर फैसले लेने होते हैं, जो इस सिद्धांत को मजबूत करता है। सर, एग्जाम अलर्ट कहता है GST से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र ने 5 साल तक मुआवजे की गारंटी दी थी। बिल्कुल अंजलि, ये राज्यों को GST अपनाने के लिए राजी करने का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि उन्हें डर था कि नए सिस्टम से उनका टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। अच्छा, ये बात थी। चलो अंजलि, अब कुछ और हालिया और महत्वपूर्ण संशोधनों पर नजर डालते हैं। अगली स्लाइड पर। जी सर। यहाँ दो चीजें हैं, एक कंपास जो सीमाओं और दिशा को दर्शाता है, और एक बड़ा सा प्रतिशत का चिन्ह जो आरक्षण का प्रतीक है। ये दो अलग अलग मुद्दों को एक साथ दिखाता है। हाँ, 100वें संशोधन 2015 से भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ, जिससे सालों पुराना सीमा विवाद सुलझ गया। और 130वां संशोधन 2019 तो बहुत चर्चा में रहा था सर। इसने पहली बार आर्थिक आधार पर, मतलब EWS आरक्षण की शुरुआत की। हाँ, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण, जो मौजूदा 50% की सीमा के ऊपर था। सर, अब तक तो आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन था, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संवैधानिक रूप से कैसे संभव हुआ? ये करने के लिए ही संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ी अंजलि। सरकार ने नए क्लॉज जोड़े ताकि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की इजाजत मिल सके। इसी पर काफी बहस भी हुई थी। सर, एग्जाम अलर्ट में यही बताया गया है। 103वें संशोधन ने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को संविधान में जोड़ा। एकदम सही। परीक्षा में सीधे यही अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं कि EWS आरक्षण के लिए कौन से नए प्रावधान जोड़े गए। अनुच्छेद 15(6) और 16(6). ठीक है सर। और अब सबसे ताजा संशोधन की बात करते हैं अंजलि, हमारी अगली और आखिरी कंटेंट स्लाइड। जी। देखो, एक खूबसूरत क्रिस्टल का कमाल का फूल है, जिसके अंदर संसद भवन चमक रहा है। ये
नारी शक्ति का प्रतीक है, जिसे लेजिस्लेटिव बॉडीज में जगह दी जा रही है। ये तो महिला आरक्षण है। बिल्कुल। ये है 106वां संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। सर, इसमें एक शर्त भी है कि ये अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा, और ये 15 साल के लिए होगा। हाँ। सर, ये जनगणना और परिसीमन की शर्त क्यों रखी गई है? इसे तुरंत क्यों नहीं लागू किया गया? इसका कारण ये है अंजलि कि कौन सी सीट महिला के लिए आरक्षित होगी, ये तय करने के लिए ताज़ा जनसंख्या के आंकड़ों की जरूरत है। परिसीमन आयोग ही ये तय करेगा कि रोटेशन के आधार पर कौन सी सीटें आरक्षित की जाएं, ताकि हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व का बराबर मौका मिले। सर, एग्जाम अलर्ट। इसे लागू करने के लिए संविधान में नए अनुच्छेद 330A, 332A और 334A जोड़े गए हैं। बहुत अच्छे अंजलि। इन नए अनुच्छेदों के नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट संशोधन है। जी सर। तो अंजलि, हमने 1 से 106 तक की यात्रा पूरी कर ली।